आज हम मिलेंगे एक ऐसी टीचर से जिन्होंने इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीचिंग स्टाइल से। जहां किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करवाने के लिए 8 से 10 टीचर की एक टीम रिक्वायर्ड होती है, वही मैम 11 से 12 सब्जेक्ट को अकेले ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर देती है। माता अहिल्याबाई के नगरी की इन महिला ने न सिर्फ हाई सिलेक्शन परसेंटेज दिए, बल्कि उनके क्लास से कई बच्चों को इंडिया लेवल पर टॉप 10 लिस्ट में प्लेस दिलवाई। आज मैम के द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स IITs, NITs जैसे कॉलेज में पढ़कर बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेस्ड है, जिसे देखकर पूरे भारतवर्ष से बच्चे इंदौर मैम से पढ़ने आने लगे। हम बात कर रहे हैं द रिनाउंड एंड लविंग मिसेस जयश्री गुप्ता मैम की। जयश्री गुप्ता मैम ने अपनी टीचिंग से गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में रेवोल्यूशन ला दिया है, जिसे इस बात से प्रूव किया जा सकता है कि मैम ने जीरो ब्रांडिंग और पब्लिसिटी से और सिर्फ रिजल्ट के दम पर बच्चों को गैदर किया है। मैम टीचिंग के लिए इतना डिवोटेड है कि वो डेली बेसिस पर 8 से 9 घंटे की क्लास लेती है और गेट के टेक्निकल सब्जेक्ट्स को इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी है। आइए मैम से मिलकर जानते हैं उनके पैशन और एक्सपीरियंसेस के बारे में और कोई ऐसे लेसन्स जो वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टीचर्स को देना चाहती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस वीडियो की शुरुआत मैंने इस श्लोक से इसलिए की क्योंकि आज मेरे अपने गुरु जयश्री गुप्ता मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मैं आपका कभी इंटरव्यू लूँगा, बट आज ही मुझे सौभाग्य मिला। और मैं इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट टाइम ही बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने पूरी जैसे स्कूल से लेके कॉलेज तक और कॉलेज से लेके फर्दर जहाँ भी पढ़ा, मुझे कुछ ही लोग थे जिनका समझ में आया। और मैं ऐसे 3-4 लोग गिरा सकता हूँ अपनी उंगलियों पे। एक मिश्रा सर है और एक आप है, जिनके फिजिकल क्लासेस में 200-400 बच्चों के बीच में अगर मुझे कुछ समझ में आया तो आप हैं मैम। तो थैंक यू सो मच मैम अपने टाइम देने के लिए। मैम इस इंटरव्यू की शुरुआत मैं करूँ, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाह रहा था कि कैसे आपकी टीचिंग की जर्नी शुरुआत हुई। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ बाय चांस या इट इज़ डेस्टिनी। मैं 97 पास आउट हूँ GS से, और उस टाइम प्लेसमेंट नहीं होते थे कॉलेजेस से। तो जब मैं अपनी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दे रही थी तो मेरे पास कोई प्लेसमेंट नहीं था, तो किसी प्राइवेट कॉलेज से वैकेंसीज निकली और मेरे फादर ने कहा कि बेटा अप्लाई कर दो। तो आई जस्ट अप्लाइड, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ तो मैं इंटरव्यू क्लियर भी कर पाऊँगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बस पापा ने कहा है इसलिए मैंने अप्लाई किया। टीचिंग के इंटरव्यू के लिए आप गए थे? ओके। तो लेकिन वो कोइंसिडेंस था कि एप्लीकेंट कम थे और वैकेंसीज ज़्यादा थी, तो विदाउट इंटरव्यू आई गॉट सिलेक्टेड। तो वहाँ से मेरी टीचिंग लाइफ स्टार्ट हुई। लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसके पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं पढ़ा पाऊँगी, मैं इतना बोल पाऊँगी, है ना। तो लेकिन जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगा और 1-1.5 साल तक मैंने कॉलेज में पढ़ाया, और ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरी शादी भी हो गई थी। लेकिन कॉलेज में मुझे वहाँ का पढ़ाना तो अच्छा लगता था, इंटरेस्ट आता था, लेकिन वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट था वो उसमें इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। और मीनवाइल मेरे हस्बैंड जो पीथमपुर में इस इंडस्ट्री में काम करते थे वो भी कंफर्टेबल नहीं थे उनके जॉब से। तो हमने डिसाइड किया कि हम जॉब छोड़ के अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं। तो हमने जॉब छोड़ा, लेकिन देखेंगे जो भी होगा देखेंगे, अभी तो स्टार्ट करते हैं। और जॉब छोड़ा और मैंने C++ और जावा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे हम पढ़ाते जा रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आए हमारे पास जिनको उनके टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, DBMS इनमें प्रॉब्लम थी। तो मैंने C जावा के साथ साथ ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इतना होते होते 2002 में एक स्टूडेंट आया कि मैडम जब आप इतना सब पढ़ा ही नहीं टेक्निकल सब्जेक्ट, तो आप गेट के लिए क्यों नहीं पढ़ाना स्टार्ट करती है। और यहाँ से गेट की और यहाँ से हमारी गेट की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो फ्रॉम 2002 टिल टुडे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैम यूजुअली जितना मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री को जानता हूँ, कोचिंग्स को समझता हूँ, एक कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए अराउंड 5 से 7 टीचर की जरूरत पड़ जाती है। बट आपके केस में, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूँ,
आपने गेट के वो सारे सब्जेक्ट्स, आई थिंक एक कोई 2 या सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़ा है, बाकी सारे सब्जेक्ट कितने 9, मैं भूल भी गया हूँ, 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन 9 सब्जेक्ट्स को मैम आपने कैसे प्रिपेयर किया? 5-6 सब्जेक्ट्स तो मैं ऑलरेडी 2-3 सब्जेक्ट जो मैंने कॉलेज में पढ़ाए थे, फिर जैसा मैंने अभी बोला डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, ये मैंने अपने कोचिंग के ड्यूरेशंस में स्टार्टिंग पीरियड में स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। तो 5-6 सब्जेक्ट्स तो मेरे ऐसे थे ऑलरेडी जिनमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी। 2-3 सब्जेक्ट्स रह गए थे लाइक कंपाइलर डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो मैंने कभी नहीं पढ़ाया था। तो हमने कहा कि चलो गेट का पढ़ाना तो स्टार्ट करते हैं, इन सब्जेक्ट्स के लिए हम फैकल्टी ढूंढेंगे, और मीनवाइल अगर नहीं मिलती तो मैं खुद प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देती हूँ सब्जेक्ट के लिए, कि नहीं कोई फैकल्टी मिली तो एट द एंड में ही पढ़ाऊंगी। तो कोई फैकल्टी मिली थी इस बीच? तो वो फैकल्टी नहीं मिली। अच्छा, तो फिर आपको ही पढ़ाना पड़ा। हाँ, वैसे कंप्यूटर साइंस में टीचिंग में बहुत कम लोग आते हैं ना, IT इंडस्ट्री में इतना अच्छा जॉब मिल जाता है, तो टीचिंग में आते ही नहीं, और वो तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कंप्यूटर साइंस बहुत कम कॉलेजेस में था, तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी IT प्रोफेशंस की, तो मैं ये मिला नहीं। मैम ऐसा भी माना जाता है कि एक टीचर अगर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो किसी एक सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बन पाएगा, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरे स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि मैं क्या बोल, बट अगर एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है तो एक टीचर सारे सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा सकता है? एग्जैक्टली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर उसको क्लियर करनी है तो ये उसको सभी सब्जेक्ट में मास्टर होना ही पड़ेगा। तो जब वो हो सकता तो टीचर तो आपने ये एक्सेप्शन मान सकता हूँ मैम इसको, कि या फिर टीचर ट्राई ही नहीं करते? आपने कितना एक्सपीरियंस देखा है, आपने कभी? ये जरूर है कि इस पे काफ़ी हार्डवर्क देना पड़ता है, कि एक एक सब्जेक्ट पे आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट को पढ़ो, उसके नोट्स प्रिपेयर करो, उसका प्रैक्टिस मटेरियल बनाओ, तो डेफिनेटली कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा। क्या ये एक दिन में हो गया क्योंकि आपने प्रिपेयर करके रखा था, या फिर आपको समय देना पड़ा? ग्रेजुअल हुआ है ना, एक सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर थे, कुछ मैंने गेट की टीचिंग चालू की उसके बाद प्रिपेयर किया। तो शायद मेरे ख्याल से जो मेरा बैकग्राउंड था 2-3 साल का कॉलेज टीचिंग का और ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाने का, उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। मैम जैसा कि आपने बताया कि आपकी कॉलेज लेवल पे जब टीचिंग हो रही थी उसी समय पे आपकी शादी भी हो गई। सौभाग्य से मेरी भी शादी हुई है इसी साल में, तो मेरी वाइफ भी एक वर्किंग लेडी की तरह मेरे साथ में सपोर्ट करती है मुझे, और मैं जानता हूँ कि ये जॉब कितनी डिफिकल्ट है घर के साथ में। और यहाँ तो मैम मैंने ये देखा कि जब मैं आपका स्टूडेंट था तो आप 6-6, 7-7 घंटे, 9-9 घंटे कई बार ऑफिस में रहते थे, तो कैसे मैम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आपने मैनेज किया मैम? मैं अपने इन लॉज को थैंक्स कहना चाहूँगी, काफ़ी सपोर्ट रहा उन लोगों का इस जर्नी में। मुझे आज भी ये नहीं सोचना पड़ता कि घर में ग्रोसरी क्या लेके आना है, वो सभी वो मैनेज करते हैं। मेरा बेटा जब छोटा था तो मुझे ये नहीं चिंता होती थी कि घर पे उसको कौन केयर करेगा, तो मेरे जो इन लॉज है उनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। ग्रेट मैम। इसके अलावा मैम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना, मतलब आपके पास तो एक सपोर्ट सिस्टम घर पे इतना स्ट्रांग मिल ही गया था। इसी के साथ साथ मैम एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये भी है कि आप इतने फोकस टीचिंग को लेके हैं, और मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि आप जब हम एक गेट की एग्जाम पास में आती थी तो आप सुबह 2 घंटे क्लास लेते थे, उसके बाद में फिर शाम को, फिर रात को। ये इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है मैम, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ, कई बार मेरे लिए एक वीडियो बनाना, मतलब टीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट टास्क मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मैं वीक में 3-4 वीडियो बनाता हूँ और उसमें मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। पर आप जब 8-9 घंटे खड़े होकर पढ़ाते हैं, और वो भी इस फ्रीक्वेंसी में कि सुबह 6 बजे से सुबह वाली क्लास फिर रात वाली क्लास, ये कैसे मैनेज हो पाता है मैम? इफ़ यू लव योर प्रोफेशन तो आप सभी कर सकते हैं ना। आपको दिखता है कि मेरे बच्चों का भविष्य है, जो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है, तो डेफिनेटली आप उतना कर लेते हैं। फिर भी वो कैसे शेड्यूल कैसे मेंटेन होता है मैम, अगर हम बात करें तो क्या आपका शेड्यूल क्या है? अगर मैं जब मैं मॉर्निंग बैचेस लेती थी, अभी तो ऑनलाइन हो गया तो थोड़ा मेरा शेड्यूल हेक्टिक कम है। तो जब मैं मॉर्निंग बैचेस लेती थी तो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock पे मैं उठ जाती थी। उसके बाद 7 to 9 मेरी क्लासेस रहती थी। उसके बाद घर जाके थोड़ा बहुत जो भी मुझे घर का काम मैनेज करना होता था वो करके फिर वापस आती थी, और एक दोपहर में पावर नैप हाफ एन आवर की मैं आज भी लेती हूँ, कि उससे रिफ्रेश हो जाता है ना बॉडी, तो फिर दिन भर वापस आपके पास उतनी एनर्जी आ जाती है दिन भर काम करने के लिए। तो फिर 4 to 6 फिर एक छोटा सा ब्रेक, और फिर 6 to 8:30। तो पावर नैप एक मैटर करता है। यूजुअली मैम एक चीज़ ये भी देखी गई है कि हम जब इफिशिएंसी लेवल की बात करते हैं टीचिंग में, तो वही मॉर्निंग वाली इफिशिएंसी और जो शाम वाली इफिशिएंसी सेम होती है, तो इसके पीछे तो आपने बताया पावर नैप है, बट मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने ये भी एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि आप मॉर्निंग में पढ़ाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, और वही चीज शाम को हम देखते हैं कि वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में कन्वर्ट हो जाता है, 2 अलग सब्जेक्ट। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी आपको कभी? नहीं, अब इतने साल हो गए तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स तो मुझे याद हो गए हैं। तो मुझे पढ़ने की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है तो उसको मुझे पढ़ना होता है, अदरवाइज
पढ़ने की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। फिर भी मोड चेंज करने के लिए एक बार मैं देख के ज़रूर जाती हूँ कि क्या क्या पढ़ाना है मुझे, कि कोई पॉइंट मिस नहीं हो जाए। ऐसा कभी हुआ है कि स्ट्रेंथ पे ये लगा हो कि मैम अब मुझसे ये सब्जेक्ट या फिर ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया आपने? ये जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं तो मुझे चैलेंजिंग लगता है, कि मुझे लगता है कि हर बच्चे को समझ में आ जाएगा तो यही मेरा अचीवमेंट है। बाकी तो सब आ ही जाती है, सिंपल चीज़ें तो सभी को समझ में आ जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ाने में एनर्जी ज़्यादा लगती है। सिंपल है, बोल दिया, समझ में आ गया, बच्चे का काम हो गया अपना। मैडम, मैं इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को लेना चाहता हूँ कि आपने आपकी टीचिंग पे बहुत काम किया, और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक बिजनेस संभाल रहा हूँ मैम, हर एक बिजनेसमैन के लिए या फिर एक कोचिंग ऑनर के लिए एक बड़ा स्ट्रेस पॉइंट होता है। सैलरी मैनेजमेंट करना होता है, फीस मैनेजमेंट करना होता है, शेड्यूल मैनेजमेंट, बाकी बहुत सारी चीजें होती है। इस चीज में आपको कभी स्ट्रेस पे नहीं देखा? इसका क्या रीजन रहा? इसका रीजन ये रहा कि ये चीज़ें मैं देखती ही नहीं, ये सर देखते हैं, मेरे हस्बैंड देखते हैं। मेरा काम केवल पढ़ाना है, तो मैं आपको से रिलेटेड ही चीज़ें देखती हूँ। करेक्ट है मैम। तो मैं आपको बता दूं कि मैम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पे फोकस्ड है। शायद यही एक रीजन रहा होगा मैम कि आपने 10 सब्जेक्ट को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया। बिल्कुल, हाँ, मैं मतलब फैमिली के इशू से भी फ्री हूँ और एक मैनेजमेंट जो है उससे भी फ्री हूँ, तो मेरा पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन टीचिंग पे है। तो किसी कोचिंग के 2 पिलर्स होते हैं। पहला पिलर तो टीचिंग है और दूसरा पिलर होता है उसको मैनेज करना। और यूजुअली टीचर्स के बीच में ये देखा गया है कि टीचर्स जब कोचिंग को मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो शायद उनकी टीचिंग इम्पैक्ट होती है। और यही रीजन है मैम का कि आपके साथ में मैम एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा से रहा है जो मैनेजमेंट लेवल पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। हमारे राजेश गुप्ता सर, नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली मैं राजेश गुप्ता सर को भी साथ में लेके आऊंगा कि उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैम ये मान सकते हैं कि आपका पूरा एक सपोर्ट सिस्टम रहा है। हाँ, बिल्कुल, मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ तक पहुंचाने में जहाँ जहाँ मुझे हेल्प लगी वहाँ सभी दूर मुझे हेल्प मिली है। ग्रेट मैम, ग्रेट। इवन हम मैं ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ जहाँ लड़कियों को पढ़ाना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, तो पेरेंट्स का सपोर्ट भी रहा। उसके बाद इन लॉज भी काफ़ी सपोर्टिव मिले, हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव, और इवन अब तो बेटा भी काफ़ी सपोर्टिव है कि वो बोलता नहीं उसको कुछ खाना है तो मैं बनाऊँ, तो बोले नहीं मम्मी आप तो अपना काम करो, मैं बाजार में जाके खा लूँगा। मैम जो आपका पढ़ाने का तरीका है, एक बड़ा मैं ये बोल सकता हूँ कि एक सिंसियर टीचर क्लास में आता है, पढ़ाता है और कुछ डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करता है और चले जाता है। बट अभी जो नया जनरेशन आया है टीचिंग का, वो बड़ा एक्टिव अलग तरीका लेकर आया है। कहीं कुछ इस पे आपका क्या इनपुट है मैम? देखो, अल्टीमेट एम है टीचिंग का कि आप जो डिलीवर कर रहे हो वो स्टूडेंट को समझ में आए। स्टाइल कोई भी हो, हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल हो या जो आजकल नहीं चल रही कि बीच बीच में जोक्स दे रहे हैं या कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, तो जो भी अगर जिस भी तरीके से स्टूडेंट को समझ में आ रहा है वो तरीका बेस्ट है। और आई थिंक कि कुछ जो मोनोटोनस सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या इस तरह के, वहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट भी है कि एक ही जैसा पढ़ के बच्चा बोर हो रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। लेकिन जब हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और वहाँ अगर हमने इस तरह का किया है तो बच्चे का जो फोकस होना चाहिए उस सब्जेक्ट पे, उस कंसेप्ट पे, वो फोकस ब्रेक हो जाएगा, तो कंसेप्ट इतना अच्छे से समझ में नहीं पाएगा। तो मेरा ऐसा सोचना है कि टेक्निकल टीचिंग में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तो ठीक है जो स्टूडेंट को अच्छा लगे। डेफिनेटली मैम, मैं 2 घंटे या 3 घंटे कंटिन्यू आपकी क्लास में बैठा हूँ, कई बार 4 घंटे भी बैठा हूँ, तो मैं बोर नहीं हुआ। हाँ, हालांकि ये बुरा लगता था कि आप टाइमली आते थे और टाइमली चले जाते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि क्लास थोड़ी डिले हो जाए या छूट जाए, तो वो हमारे लिए बर्डन होता था एज अ स्टूडेंट। बट डेफिनेटली हमें पूरा समझ में आता था। ये भी सही है कि स्टूडेंट को ऐसा बोर लगता है कि आज मैडम छुट्टी कर दे तो अच्छा, आज मैडम नहीं आए तो अच्छा, लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट आया उसको उसका टाइम वेस्ट ना। मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि मैं कोई क्लास मिस, जब तक कि बहुत सीरियस हेल्थ इशू नहीं रहा है, मैं क्लास मिस नहीं करूँ कि कोई स्टूडेंट अपना इतना टाइम लेके आया है तो उसको पूरे टाइम का यूटिलाइजेशन हो उसके। नहीं, डेफिनेटली मैम, मैंने पूरी थ्रू आउट द जर्नी जितनी छुट्टियां मैंने करी है, मैं कोशिश करता था कि छुट्टियां कम हो, बट आप हमेशा अवेलेबल रहे। मैं कम से कम अराउंड आपसे 4 साल पढ़ा हूँ मैम, 2 साल पहले और जॉब छोड़ने के बाद 1 साल और, ऐसे करके। मैम, ऑनलाइन एजुकेशन कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? मैं ये नहीं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन जैसे मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने में टाइम लग गया, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस से मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं वीडियो शूट करूँ या कुछ इस तरह से करूँ। तो ऑनलाइन, वो तो ड्यू टू कोविड शायद मैं ऑनलाइन हो गई, अगर कोविड वाला सीनियर नहीं होता तो स्टिल मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रही होती, तो कोविड ने मुझे ऑनलाइन किया। बट ऐसा कोई इशू, सिर्फ टाइम का इशू था कि वीडियोज़, और मुझे थोड़ा सा है कि थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया है तो फिर से वीडियो शूट करो। तो इवन इतने 2-3 साल मैंने ट्राई किया तो हार्डली 2 सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ हमारे कंप्लीट हुए थे।
तो ये कह सकते हैं कि मैम रिकॉर्डिंग डिफिकल्ट थी, लाइव जाना इजी? हाँ, रिकॉर्डिंग डिफिकल्ट थी लाइव आना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में परफेक्शन की किसी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपने एक वर्ड भी गलत बोल दिया है तो सॉरी नहीं बोलना, उसको फिर से रिपीट करना है। और यहाँ लाइव में शायद सॉरी बोल के काम चल आगे बढ़ जाए। जाता है। हाँ, लाइव में यही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम टीचिंग में? इस ट्रेडिशनल टीचिंग जो आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे और आज हमारे साथ मुझे डिजिटल बोर्ड है। ट्रेडिशनल टीचिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। उसमें स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन आपको दिखते हैं कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो आप फिर से एक्सप्लेन कर दो या अपने एक्सप्लेन करने का तरीका समझा दो, बदल दो। लाइव में तो है कि आप बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यू डोंट नो, है ना। क्योंकि डाउट का भी रहता है लाइव में, लेकिन वो डाउट टाइप करता है तब तक तो काफी आगे सेशन निकल जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल से टेक्निकल सब्जेक्ट में डाउट पूछना भी एक टास्क है। हाँ, टाइप करना कि क्या समझ में नहीं आया पूरी चीज में, वो भी है। करेक्ट मैम। मैम इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट जो आप टीचर को बताना चाहे रिलेटेड टू टेक्निकल टीचिंग? बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपना 100% दे। पहले तो अगर आपको अपने खुद के कंसेप्ट क्लियर करें। बहुत सारे टीचर्स मैंने ऐसा देखा है कि उनको कुछ कंसेप्ट खुद के क्लियर नहीं है और वो पढ़ाने आ जाते हैं। तो जब तक खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं, आप परफेक्ट अच्छे से डिलीवर कर ही नहीं सकते। तो पहले खुद उस सब्जेक्ट में थॉर, आपको जिस डेप्थ तक पढ़ाना है उससे एक डेप्थ ज़्यादा आपको आना चाहिए, तभी आप उसको एक लेवल कम लेवल तक पढ़ा पाएंगे। तो पहले आप खुद अच्छे से उस सब्जेक्ट में मास्टर बने, तब आप उस सब्जेक्ट को डिलीवर करें। मैम आप भी आजकल यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, बट आप ये कभी ये फील हुआ है कि आपके कंटेंट को वो वैल्यू मिलनी चाहिए, वो रिस्पांस, वो व्यूज मिलने चाहिए जो ऐसे रैंडम, मैं बोल सकता हूँ अनयूजुअल टॉपिक्स पे मिल जाती है? हाँ, ये तो है कि मेरे वीडियोस को शायद कम व्यूज मिलते हैं, बट मैम इसकी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ कि यूजुअली जो गेट का स्टूडेंट है वो बहुत सिंसियर स्टूडेंट होता है। मुझे जैसे कम ही स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा गेट को लाइटली ले लेते हैं, बट बहुत सिंसियर स्टूडेंट होते हैं और वो यूट्यूब से ज्यादा वो कोर्सेज पे होते हैं। तो यही रीजन है कि ऑनलाइन में वो व्यूज, क्योंकि एक ट्रेडिशनल टीचिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। हाँ, और यूट्यूब मेरे ख्याल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत हद तक ऐसा भी है जहाँ पर फ्री स्टूडेंट्स जो होता है ना, जिसके पास टाइम भी होता है तो वो उस लेवल पे होता है। तो ये बिल्कुल है, और ये मैं शायद अपने चैनल के लिए भी फील करता हूँ मैम। शायद ये इंटरव्यू अगर कोई टीचर देख रहा होगा तो बहुत यूजफुल होगा, बट अगर इसकी रीच बहुत लिमिटेड होगी तो ये फैक्ट तो ऐसा रहेगा, हमेशा रहेगा। मैम आपने मुझे इतना अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैम कि आपकी जो टीचिंग थी उसकी हेल्प मैं गेट नहीं ले पाया, अच्छा रैंक नहीं ला पाया, वो बात अलग थी। और उस बात का मुझे खुशी है। अच्छा हुआ गेट क्लियर होता तो मैं शायद कहीं और जॉब कर रहा था, आज मैं खुद का कुछ नया कर रहा हूँ। वहां पर मैंने जो भी आपसे सब्जेक्ट पढ़े मैम, मुझे हर पड़ाव पे वो काम आए। आज भी जब मैं टीचर्स के लिए कोई नेटवर्किंग के बारे में बात करता हूँ कि एक किस तरीके से लाइव क्लास स्मूथ जाएगी, तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है मेरे को वो अच्छे से याद है। तो मेरे हर लाइफ पे इस गेट की जितनी मैंने जर्नी करी, और इसी के लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। मैं भी कहना चाहूँगी कि जनरली जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो आईटी में जाते हैं, यूएस पहुँच जाते हैं, काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, लेकिन तुमने कुछ एक अलग फील्ड चूज किया, मतलब खुद भी एम्प्लॉयड हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो दैट इज गुड। ऑल ओवर जब सब आपका दिया। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच।